जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 55 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है उत्तर प्रदेश लोक लॉ से संबंधित। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। और मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो नियमित देखने वाले दर्शक हैं, कृपया लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करें, कोताही न करें, मेरा निवेदन है। और बाकी आप लोग लाभ उठाते रहें। जो भी व्यक्ति नियमित देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रॉपर मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूं कि आप एक तरफ से देखेंगे, दूसरी तरफ से आपको भूलता जाएगा। बीच बीच में से जो भी विषय मैं उठाता हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो प्री के पर्पज से हो चाहे मेंस के पर्पज से हो। और उन विषयों पे आप यदि शुरू से धारा 1 से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे। मैं टॉपिक के हिसाब से, विषय के हिसाब से वीडियो बनाता हूं ताकि आपको उस विषय पे पूरी की पूरी आपको जानकारी हो जाए। और साथ में मैं इसलिए आग्रह करता हूं डायरेक्ट पढ़ने के लिए कि बहुत कुछ बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर पाता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने में मेरा टाइम लिमिट होता है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने की वजह से अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो आते हैं विषय पर, समय न गंवाते हुए। आज का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे निर्वाचक के रूप में, यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर के रूप में कौन व्यक्ति कब उसका नाम उसके अपने जो निर्वाचक नामावली है उसमें जोड़ा जाएगा और किन परिस्थितियों में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं आज। तो ये धारा 12 ग से लेकर के अंग तक व्यवस्था दिया गया, यानी कि धारा 12 ग, धारा 12 घ और धारा 12 अंग, इन 3 धाराओं में वो व्यवस्था दी गई है कि एक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो देखते हैं उसको। धारा 12 ग कह रहा है कि धारा 12 घ और धारा अंग के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो कच्छ के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कच्छ की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा। ये एक सामान्य नियम है, यही धारा 12 ग बताता है। और इसका एक स्पष्टीकरण है, इसमें 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। जो धारा 12 ग के बारे में जो बातें कही गई हैं उसका स्पष्टीकरण दिया गया है 5। एक एक करके उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक सामान्य नियम यह है कि 1 जनवरी को जब निर्वाचक नामावली जिस तिथि जिस वर्ष में तैयार की जाए, उस वर्ष में 1 जनवरी को यदि कोई भी व्यक्ति जो उस निर्वाचक नामावली क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है तो उसका नाम रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए निर्वाचक नामावली में वो अधिकृत हो जाएगा। मतलब कि 18 साल का उम्र पूरा करने वाला, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में उस साल दर्ज कराने के लिए हकदार हो जाता है। अब स्पष्टीकरण क्या कह रहा है इसका पहला, किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि कच्छ के क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है। यानी कि कहने का इसका तात्पर्य यह है कि आप देखे होंगे कि हर व्यक्ति का एक ही जगह एक वोटर लिस्ट में नाम होता है। जैसे मान लीजिए मैं बनारस का निवासी हूँ, हमने दिल्ली में भी मकान ले रखा है, गोरखपुर में भी ले रखा है, तो क्या सब जगह मेरा वोटर लिस्ट में नाम होगा? नहीं, वो वहाँ जो कुछ भी होगा वो मामूली तौर पर निवास करने की बात है, न कि परमानेंट वाली बात है। परमानेंट वाली बात वही होगी जहाँ जिस कच्छ के आप निवासी होंगे। तो ये यही कह रहा है कि हर जगह पे निवास करने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप वोटर लिस्ट में वहाँ के निवासी हैं और इसलिए आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यदि आप वहाँ के निवासी अपने आप को घोषित करना चाहते हैं तो बाकी जगहों के वोटर लिस्ट में से आपको नाम कटवाना पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2 ये कह रहा है कि अपने मामूली निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा। फिर वही बात घुमा के ये निगेटिव सेंस में ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम वाराणसी के निवासी हैं, लेकिन काम के पर्पज से हम दिल्ली में काम करते हैं या कहीं विदेश में काम करते हैं, तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि हम वाराणसी के निवासी रह ही नहीं गए। हम निवास यदि मेरा परमानेंट बनारस में है तो मैं यहाँ का निवासी माना जाऊँगा और उस वोटर लिस्ट में जब मैं 18 साल का हो गया तो मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत करने के लिए
मैं हकदार भी हो जाऊंगा। लेकिन इस कारण से कि मैं वहां नहीं रहता हूं, ये आधार नहीं हो सकता है कि हम वहां के निवासी नहीं हैं। अब तीसरा स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिवर्तित नहीं समझा जाएगा। ये भी एक प्रकार से स्पष्टीकरण बता रहा है। भाई जब राज्यसभा या विधान परिषद या विधानसभा का या लोकसभा का कोई निर्वाचित सदस्य हो जाता है तो उसको अपने उस सदन को संचालन करने के लिए या तो स्टेट है, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ में आपको जाना पड़ेगा, या अगर जो लोकसभा में है तो दिल्ली आपको जाना पड़ेगा। तो वो जितना दिन दिल्ली रहते हैं या लखनऊ रहते हैं चुने हुए जो प्रत्याशी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ से इनका निवास स्थान खत्म हो गया। वो प्रतिनिधि यहीं के हैं, निवासी यहीं के हैं। अब इसका चौथा स्पष्टीकरण करा है कि यह भी निश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाए या न समझा जाए, किन्हीं अन्य तथ्यों पर जिन्हें विहित किया जाए विचार किया जाएगा। ये एक फैक्ट से संबंधित मैटर है और हर परिस्थितियों में अलग अलग उसकी विशेषता को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वाकई में यहाँ के निवासी हैं कि नहीं हैं। पांचवा इसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से वहां का निवासी है तो उस प्रश्न का उदाहरण मामले के सभी तथ्यों को निर्देश में किया जाएगा। मतलब जितनी भी बातें हो सकती हैं उसके परिप्रेक्ष्य में उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि वह वहां का निवासी है कि नहीं है। अब 12D क्या कह रहा है, 12D धारा ये कह रहा है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्हता है। मतलब ये तो पहला कह दिया गांव में कि कौन व्यक्ति अधिकारी हो जाएंगे, जो यानी कि 18 साल का जो भी हो जाएगा उस क्षेत्र का निवासी है तो वो अधिकारी हो जाएगा वहां पे अपना निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराने का। लेकिन किस कंडीशन में नहीं होगा उसका धारा 12 उल्लेख करता है। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा यदि वह भारत का नागरिक न हो, यानी कि वह व्यक्ति भारत का नागरिकता त्याग दे तो फिर वहां पे उसका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं दर्ज होगा, वो काट दिया जाएगा। विकृत हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो। अगर जो कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो जाता है और उसको कोई सक्षम न्यायालय द्वारा इस बात का डिक्लेरेशन कर दिया जाता है कि वो अनसाउंड माइंड है तो उसका भी उस निर्वाचक नामावली में से नाम काट दिया जाएगा, या नहीं है भले ही वो 18 साल की उम्र प्राप्त कर लिया है तो उसका नाम वहां दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि निर्वाचन नामावली में आपका नाम दर्ज होने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप अपने क्षेत्र के जो भी चुनाव होते हैं उसमें उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो अनसाउंड माइंड व्यक्ति का नाम यदि डाल भी दिया जाए तो वो किसका चुनाव करेगा जब वो खुद ही अनसाउंड माइंड है। तो इसलिए निर्वाचक नामावली में उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, वो अनर्ह हो जाएगा। तीसरा इसका करें कि निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो। जो धारा हम लोग 28 में बताया गया है कि कौन से भ्रष्ट आचरण होते हैं और धारा 27 में जिला न्यायालय द्वारा उसको घोषित किया जाता है कि 5 साल के लिए उसको अनर्ह कर दिया जाए। तो जो ही घोषित किया जाएगा तो वो 5 साल के लिए वोटर लिस्ट से भी उसका नाम कट जाएगा, यानी कि वो ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ने से ही अनर्हित होगा, वो वोट देने से भी अनर्हित हो जाएगा। दोनों कंडीशन में है वो उसके ऊपर लागू होगा। अब 12 का उपधारा 2 क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात उपधारा 1 के अधीन अनर्ह हो जाए उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है। तो अभी जो 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा, यदि अनर्हता प्राप्त करता है वो व्यक्ति तो तुरंत उसका निर्वाचक नामावली में से नाम काट दिया जाएगा। प्रोविजो ये करेगा किंतु प्रतिबंध यह है कि किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है। मतलब अगर जो कोई अनर्हता अगर जो उसका समाप्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए भारत का नागरिक हो जाए फिर से, या वो फिर से साउंड माइंड हो जाए, या उसकी अनर्हता जो 5 साल के लिए भ्रष्टाचार के आधार पर घोषित किया गया है वो 5 साल का समय व्यतीत हो जाए, तो उसके पश्चात तो फिर से निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज कर लिया जाएगा। अब धारा 12 का अंग ये कह रहा है कि रजिस्ट्रीकरण केवल एक कक्ष में होगा, यानी कि ऐसा नहीं है। जब हम पहले जो अभी डिस्कशन कर चुके हैं
दो जगह उसका नाम नहीं दर्ज होगा, एक जगह नाम दर्ज होगा और किन्हीं कारण से यदि दो जगह हो भी गया है तो वोट ही एक ही जगह देगा। वो धारा 13 का अंगा में बताया गया, वो मैं अलग वीडियो से बताऊंगा या इसी में मैं अगर समय मिलता है तो बता देता हूँ। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्ष की निर्वाचक नामावली में या एक ही कक्ष की निर्वाचन नामावली में से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा। कोई व्यक्ति किसी कक्ष की, इसका उदाहरण 2 कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर, अन्य नगर पालिका क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत के क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है। मतलब कि वो तभी दर्ज करा सकता है जब वहां कहीं दूसरी जगह उसका दर्ज हो, तो वहां पे उसका नाम अपना कटवा ले या इस बात का डिक्लेरेशन करे कि वहां काट दिया जाए, तब उसका नाम दर्ज हो जाएगा। अब ये जो नाम दर्ज हो जाता है तो अब वोट देने का अधिकार आता है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, धारा 12 का अंग में दिया गया है। अब इसमें जो बात कही गई है ये प्री के बेस लिहाज से उत्तर प्रदेश HGS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि धारा 13 का अंग मत देने का अधिकार। अब क्या है, कोई व्यक्ति जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार न होगा। जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्ट वर्णित है, उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार होगा। यानी कि यदि उस कक्ष के निर्वाचक नामावली में नाम है तभी वो वोट भी दे सकता है, नहीं है तो वोट नहीं दे सकता है। उदाहरण 2 क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष में निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह धारा 12 घ में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन है। तो ये जो अनर्हता की बात है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। ऐसी कोई अनर्हता आ जाती है तो उस आधार पर भी वो वोटर लिस्ट में भले नाम है लेकिन वो वोट देने का अधिकारी नहीं होगा। उपधारा 3 कह रहा है कि किसी व्यक्ति किसी साधारण निर्वाचन में एक से अधिक कक्षों में मत नहीं देगा, और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक कक्षों में मत देता है तो ऐसे सभी कक्षों में उसके दिए हुए मत शून्य हो जाएंगे। ये धारा 13 के कैपिटल ई के जो धारा 3 है उसके अनुसार ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो उसका 2 जगह नाम है तो एक ही जगह वोट देगा, यदि दोनों जगह दे देता है तो उसका मत जो है शून्य घोषित हो जाएगा। दूसरा कंडीशन उपधारा 4 क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही कक्ष में एक से अधिक बार मत नहीं देगा। हो सकता है कि उसका एक ही कक्ष में 2 बार नाम दर्ज हो, तो अगर जो 2 बार देता है तो दोनों का मत जो है इनवैलिड हो जाएगा, नहीं देगा भले ही उस कक्ष के निर्वाचक नामावली में उसका नाम एक से अधिक बार रजिस्ट्रेट किया गया हो। और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उस कक्ष में उसके दिए हुए सभी मत शून्य हो जाएंगे। 5वां कंडीशन क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वासन दंडादेश के अधीन या अन्य प्रकार से परिरुद्ध हो, पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो। यदि कोई कस्टडी में है तो उस कस्टडी में रह करके वो वोट नहीं दे सकता है, भले ही उसका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन इसका प्रोविजो है, यदि वो निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है या उसको जो है प्रिवेंटिव रूप से गिरफ्तार की गई है तो उस कंडीशन में वोट दे सकता है। ये इसका प्रोविजो कह रहा है कि परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो। यानी कि जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत जो किसी व्यक्ति को अपराध कारित करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, निवारक निरोध में उसको डिटेन किया जाता है, उस तरीके से डिटेन किया गया है तो वोटर लिस्ट में नाम है तो वोट दे सकता है। अब मतदान की रीति क्या होगी, इसी धारा में बता रहा है कि किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान लिया जाए मत गुड़ सालका या वोटिंग मशीन द्वारा दिए जाएंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि हम वोट नहीं दे पा रहे हैं, मेरा पैर टूटा है तो हम किसी को डेलीगेट कर दें, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव भेज दे कि जाओ तू वोट दे दो। देना उसी को होगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, और जो मोड होगा चाहे वोटिंग मशीन के द्वारा हो या पर्चा के द्वारा, जो मैंने ऑफलाइन जो होता है उस तरीके से वोट दे सकता है। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से धारा 12 घ और अंगा में कि वोटर लिस्ट में कैसे नाम दर्ज किया जाएगा, और नाम दर्ज कर देने के बाद धारा 13 अंगा में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक व्यक्ति वोट डालता है तो उसका
अगर 2 जगह है तो एक ही जगह वो डाल सकता है, अगर जो 2 जगह डाल दिया है तो उसका शून्य हो जाएगा, या एक ही निर्वाचन में 2 जगह उसका नाम है तो दोनों जगह वोट डाल देता है तो दोनों जगह शून्य हो जाएगा, या कारावास में है तो कैसे वोट डाल सकता है। इसको हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे अनर्हता के बारे में कि एक व्यक्ति की अनर्हता क्या है, जो वोटर लिस्ट में नाम है उसका चुनाव कैसे लड़ सकता है और किस आधार पर उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। डायरेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए